आपने गैलीलियो का नाम तो सुना होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि उनके अंदर ऐसी क्या बात थी कि पूरे वर्ल्ड में सब उन्हें महान साइंटिस्ट के रूप में जानते हैं। इस वीडियो में आप गैलीलियो की फुल बायोग्राफी को जानेंगे, जो कि आपको बहुत इंस्पायर करेगी। तो इस शानदार वीडियो को अंत तक जरूर देखें। गैलीलियो गैलीली पिसा में पले बढ़े। यह शहर इटली में आता है। इनका जन्म 1564 में हुआ था। ठीक इसी साल इंग्लैंड में शेक्सपियर का भी जन्म हुआ था। गैलीलियो के पिता विंसेजो एक म्यूजिशियन थे और पिता से उन्हें विरासत में संगीत की प्रतिभा मिली थी। उन्होंने ल्यूह और ऑर्गन नामक वाद्य बजाना सीख लिया था। विंसेजो को म्यूजिक के साथ नए नए प्रयोग करना पसंद था। पिता का यह गुण गैलीलियो को भी मिला। वह बड़े प्यारे और उत्साही बालक थे और अपने आसपास की हर चीज को खोजने और परखने में उनकी बड़ी दिलचस्पी थी। गैलीलियो की शुरुआती पढ़ाई घर पर ही हुई। एक टीचर उन्हें पढ़ाने आता था। गैलीलियो का इंटरेस्ट ड्राइंग, पोयम और मैथ्स में सबसे ज्यादा था। जब वह 10 साल के थे, उनकी फैमिली नजदीकी फ्लोरेंस नामक सिटी में रहने लगी। वहाँ गैलीलियो ने एक मठ में चलने वाले स्कूल में पढ़ाई की। गैलीलियो का परिवार धनवान नहीं था। गैलीलियो को अपने करियर की चिंता करनी थी। विंसेजो चाहते थे कि उनका बेटा पिसा यूनिवर्सिटी में जाकर डॉक्टर की ट्रेनिंग ले, लेकिन गैलीलियो को इस काम से नफरत थी। कभी कभी वह बड़ी चालाकी भी दिखाते थे। वे अपने शिक्षकों से उलझ जाते थे और उस तरह उन्होंने जानबूझकर खुद को बदनाम किया। स्कूल में वह रेंगलर नाम से मशहूर थे। पिसा ट्रैवल के दौरान गैलीलियो जब 18 साल के थे, तब उन्होंने एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक खोज की और आश्चर्य की बात तो यह है कि यह खोज उन्होंने एक गिरजाघर में की। ऐसे में पुजारी बहुत उपदेश दे रहा था, लेकिन उसे सुनने की बजाय गैलीलियो लंबी जंजीर के सहारे छत से लटके हुए फानुस को बड़े ध्यान से देख रहे थे। फानुस हवा में झूल रहा था। उसके दोलन शुरू में बड़े थे और फिर छोटे होते गए, लेकिन दोलन चाहे बड़े हो या छोटे बराबर समय पे हो रहे थे, यानी टाइम कांस्टेंट था। गैलीलियो ने अपनी नब्ज की धड़कन की मदद से फानुस के दोलन काल की गणना की। जल्द ही उन्हें अपनी इस रिसर्च की इम्पोर्टेंस का अंदाजा हो गया। कई वर्षों के बाद उन्होंने अपने इस रिसर्च की मदद से पेंडुलम घड़ी को डिजाइन किया। गैलीलियो ने डॉक्टर की पढ़ाई छोड़ दी। वो फ्लोरेंस वापस लौट आए और मैथ्स की पढ़ाई करने लगी, लेकिन अब भी वह किसी काम को करने के लिए कंफर्टेबल नहीं थे और उन्हें नौकरी नहीं मिल सकती थी। ऐसे में गैलीलियो ने अगले 5 साल घर पर ही पढ़ने, लिखने और एक्सपेरिमेंट्स करने में बिता दिए। इस दौरान उनकी दोस्ती कई प्रभावशाली लोगों से हुई। वह एक अट्रैक्टिव यंग मैन थे और हर कोई उन्हें पसंद करता था। आखिरकार एक फ्रेंड की हेल्प से गैलीलियो को पिसा यूनिवर्सिटी में मैथमेटिक्स पढ़ाने का काम मिल ही गया, लेकिन शुरुआत से ही मामला बिगड़ने लगा। अन्य प्रोफेसर इस बात से बहुत नाराज थे कि गैलीलियो उनका मजाक उड़ाया करते थे। गैलीलियो की दलील थी कि वो सब पुराने हो चुके हैं और गलत चीजें पढ़ा रहे हैं। उस समय लोग पुरानी मान्यताओं को बिना सवाल किए स्वीकार कर लेते थे, लेकिन गैलीलियो मानते थे कि किसी मान्यता को स्वीकार करने के लिए पहले उसे एक्सपेरिमेंट से साबित करना होता है। अपनी बात को सिद्ध करने के लिए गैलीलियो ने सार्वजनिक रूप से एक प्रयोग किया। पिसा में एक झुकी हुई मीनार हुआ करती थी। मीनार की शिखर से गैलीलियो ने अलग अलग मास की 2 वस्तुओं को एक साथ नीचे गिराया। पुरानी मान्यताओं के अनुसार ज्यादा भार वाली वस्तु को जमीन पर पहले पहुंचना चाहिए, लेकिन गैलीलियो का विचार था कि दोनों एक साथ ही जमीन पर आएगी। वह सही थी। पिसा के प्रोफेसर, विद्यार्थी और लोग उनके इस प्रयोग से दंग रह गए। पिसा में गैलीलियो ने बहुतों के साथ दुश्मनी मोल ले ली थी। वे उनके भाषणों का मजाक उड़ाया करते थे, उन पर चिल्लाते थे। इसीलिए 3 साल के बाद गैलीलियो अपने होम टाउन को छोड़कर पहुआ यूनिवर्सिटी में रहने लगे। आज पिसा और पहुआ दोनों ही इटली में आते हैं। पहले वो स्वतंत्र स्टेट्स हुआ करते थे। कुछ इस तरह गैलीलियो ने अपना परिवार वहीं बसाया। उन्होंने एक साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट बनाने की एक वर्कशॉप खड़ी की। जल्द ही इन इंस्ट्रूमेंट्स की मांग आने लगी और ख्याति फैलने लगी। पूरे यूरोप में इनके उपकरणों की मांग बढ़ने लगी। वो 18 साल तक पहुआ में रहे। यह उनकी लाइफ के अच्छे दिन थे। फिर भी गैलीलियो बेचैन रहते थे। वे किसी बड़ी सिटी में रहना और काम करना चाहते थे और
इंस्ट्रूमेंट क्रिएशन में ज्यादा टाइम स्पेंड करना और वापस फ्लोरेंस जाना चाहते थे, लेकिन वह अभी इतने भी फेमस नहीं हुए थे कि वहाँ पर उन्हें कोई जॉब मिल सके। यूनिवर्सिटी में गैलीलियो मैथ्स और एस्ट्रोनॉमी पढ़ाया करते थे। उन्होंने सूर्य और पृथ्वी की अंतरिक्ष में स्पीड के बारे में पुरानी मान्यताओं पर सवाल उठाना शुरू कर दिए। गैलीलियो के समय में ज्यादातर लोग मानते थे कि अर्थ स्पेस का सेंटर है। उनका विश्वास था कि सूर्य, चंद्र और दूसरे ग्रह पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। लेकिन गैलीलियो के जन्म से 20 साल पहले जन्मे निकोलस कोपरनिकस ने एक अलग सिद्धांत लॉन्च किया था। उन्होंने कहा कि पृथ्वी और अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं और चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है। गैलीलियो मानते थे कि कोपरनिकस सही थे, लेकिन ज्यादातर लोग उन्हें गलत समझते थे, क्योंकि चर्च के नेताओं के अनुसार कोपरनिकस का सिद्धांत बाइबल की शिक्षाओं के विरुद्ध था। उस जमाने में चर्च का बहुत दबदबा रहता था। उनके खिलाफ बोलने वाले लोगों को बहुत सताया जाता था, कभी कभी मार भी दिया जाता था। गैलीलियो के लिए अपने विचारों को सार्वजनिक तौर पर बताना बहुत खतरनाक हो सकता था। 1604 में एक तारे के विस्फोट से आकाश चमक उठा। इस घटना ने एस्ट्रोनॉमी में गैलीलियो की दिलचस्पी बढ़ा दी। 1609 में कुछ ऐसा हुआ कि गैलीलियो का जीवन पूरी तरह से बदल गया। उन्हें एक हैरतअंगेज खोज के बारे में पता चला। डच लेंस क्रिएटर्स ने दूरबीन बनाने की तकनीक खोज ली थी। इस बेहद इजी तरकीब में उन्होंने 2 लेंस को लिया और एक पाइप में फिट कर दिया। इससे देखने पर दूर की चीजें नजदीक दिखाई देती थी। गैलीलियो ने अपनी खुद की दूरबीन बनाने का निर्णय लिया और जल्द ही उन्होंने डच निर्माताओं से अच्छी दूरबीन बना डाली। गैलीलियो ने वेनिस शहर के गवर्नर को उनकी दूरबीन के सार्वजनिक प्रदर्शन करने के लिए मना लिया। सारे गवर्नर वेनिस के सेंट मार्क चौक पर बने घंटाघर में पहुंचे। गैलीलियो के आश्चर्यजनक नए यंत्र को देखकर वो बहुत प्रभावित हुए। इसके जरिए वो 38 किलोमीटर दूर पहुआ की चर्च को भी क्लीन देख सकते थे। यह दूरबीन 9 गुना ज्यादा बड़ा दिखा सकती थी। गैलीलियो ने अपनी दूरबीन वेनिस के शासक को भेंट में दे दी और उसके बदले में गैलीलियो को बहुत बड़ा वेतन मिला और पहुआ में नौकरी का इनाम भी मिला। आखिरकार गैलीलियो सचमुच फेमस हो गए। गैलीलियो के टेलीस्कोप उस समय मार्केट में मिलने वाले सबसे अच्छे उपकरण थे। उनके पास ऑर्डर्स का ढेर आने लगा। उन दिनों पर्टिकुलर लेंस बनाना बहुत कठिन था और गैलीलियो के विचार बहुत ऊंचे थे। जब तक उन्हें पूरी तसल्ली नहीं हो जाती थी, वह किसी भी टेलीस्कोप को बेचते नहीं थे। एक रात जब आसमान साफ था, उन्होंने अपने सबसे अच्छे टेलीस्कोप को निकाला। इस यंत्र की क्षमता 30 गुना बड़ा दिखाने की थी। उन्होंने इस टेलीस्कोप को आसमान की ओर मोड़ दिया। गैलीलियो ने जो देखा उससे उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। जो उन्होंने देखा वो बिल्कुल नया था। सबसे पहले गैलीलियो ने जिस चीज को देखा वो था चंद्रमा। सदियों से लोग समझते थे कि चंद्रमा की सपाटी पूरी तरह से चिकनी है, लेकिन दूरबीन से देखने पर गैलीलियो को पता चला कि चंद्रमा पर विशाल गड्ढे और पहाड़ भी मौजूद है। गैलीलियो जानते थे कि उनकी ये रिसर्च किसी डायनामाइट से कम विस्फोटक नहीं है। ये एक वैज्ञानिक क्रांति को जन्म देती है।